तुम कहीं रैंडमली जा रहे थे और तुम एक इंसान देखा और तुम अचानक कुछ ज्यादा ही तगड़े लेवल पे उससे अट्रैक्ट हो गए। कारण क्या है इस अट्रैक्टिव फोर्स का, इस अट्रैक्शन का? आज इस वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सीक्रेट साइकोलॉजी ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। हाय, मैं हूं प्रभात, मैं साइकोलॉजी स्टूडेंट। देखो, पहले तो ये क्लियर कर लेते हैं कि लुक्स और केमिस्ट्री मतलब वाइब बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि तुम सबसे पहले किसी भी इंसान को देखते हो, उसके बाद उसे समझते हो। लेकिन साथ ही साथ तुम एक इंसान को देखते हो तो उसे पसंद करते हो, प्रेम नहीं करते। प्रेम करने के लिए तुम्हें उस इंसान की साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा। इसलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो पूरा देखना, बिकॉज इसमें मैं साइकोएनालिटिकल व्यू भी देने वाला हूँ, और वो तो इतना इंटरेस्टिंग है, तुम बोलोगे कि हैं ऐसा भी होता है। सच में यार, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो, सबसे पहले है फेमिलियरिटी ब्रीड्स अट्रैक्शन। हम उन लोगों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं जो हमें फेमिलियर लगते हैं। अब वो फेमिलियर या तो किसी सेफ्टी सिग्नल का एक तरीका हो सकता है, या तो हमारे दिमाग की एक प्रिडिक्टेबिलिटी हो सकती है, या तो हमें उस इंसान के पास रहने में बड़ा आरामदायक सा फील होता है कि यार बड़ा सेफ सा महसूस होता है, तेरे साथ बड़ा अच्छा सा लगता है। या तो हमारा दिमाग उसके बिहेवियर को लेकर या फिर उसके एक्शन को लेकर थोड़ा प्रिडिक्टेबल रहता है। हमारे दिमाग को बहुत काम नहीं करना पड़ रहा था उस इंसान को समझने के लिए, वो बात का प्रोसेस था, लेकिन राइट नाउ नहीं करना पड़ रहा होता। तो इसीलिए जैसे जैसे हम किसी चीज को लेकर ज्यादा फेमिलियर होने लग जाते हैं, उतने ही ज्यादा हम उस चीज को लेकर अट्रैक्शन डेवलप करने लग जाते हैं। दूसरा है फिजिकल अट्रैक्टिवनेस एंड सिमेट्री। तुम्हारे फेशियल फीचर्स, तुम्हारे बॉडी का स्ट्रक्चर, तुम्हारे शक्ल में लाइक कितनी ज्यादा सिमेट्री है, तुम्हारी बॉडी में कैसा शेप है। लाइक मेन के लिए वी टेपर, फीमेल के लिए आर ग्लास, ऐसे शेप्स वगैरह होते हैं ना, डिफाइंड है, जो जनरल पब्लिक में काफी ज्यादा फेमस होते हैं। तो ये सारे जो रहते हैं, ये करते क्या है मेनली? हमें क्यों चाहिए मेन के पास एक वी टेपर और फीमेल के पास एक आर ग्लास बॉडी? बिकॉज इट शोज हेल्थ, इट शोज जेनेटिक पोटेंशियल, जेनेटिक फिटनेस। एग्जाम्पल के लिए मान लो कोई लड़की है जिसके काफी क्लियर स्किन है, वो दिखने में बहुत अच्छी है, उसकी हाइट भी ठीक ठाक है, एक आवर ग्लास है ना शेप है बॉडी का। उस केस में ज्यादातर लड़के उसके पीछे इसीलिए जाएंगे बिकॉज अनकॉन्शियसली वो देख रहे हैं कि इस लड़की के साथ रहने से मेरी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो बहुत ज्यादा हेल्दी होगी, बिकॉज ये लड़की कितनी ज्यादा हेल्दी है। सेम गोज टू मैन। अगर कोई लड़का है वो काफी ज्यादा फिजिकली फिट है, लंबा है, दिखने में अच्छा है, एंड लाइक काफी अच्छी अपनी पर्सनालिटी वगैरह रखता है, तो उससे क्यों जाता है कि लड़की को उसको देखने पे लग सकता है कि हाँ, मेरी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो अच्छी जा सकती है। ये कॉन्शियसली नहीं होता है, ये ज्यादातर केसेस में अनकॉन्शियसली होता है, हमें पता नहीं चलता है, बट ऐसा चलता है। और आई एम नॉट सेइंग कि हर केसेस में ऐसा होता है, नहीं, कुछ कुछ केसेस में ऐसा नहीं होता है। ज्यादातर पब्लिक के लिए ऐसा काम करता है, बिकॉज ये सब कुछ अनकॉन्शियसली आ रहा है और हमारे प्राइमल बिहेवियर से आ रहा है, हमारी एवोल्यूशनरी बायोलॉजी से आ रहा है। दिस आर प्रॉक्सिमिटी एंड रिपीटेड एक्सपोजर। जब तुम किसी इंसान के फिजिकली थोड़ा क्लोज रहते हो, या फिर तुम बार बार उसके साथ तुम्हारा मिलना जुलना हो रहा होता है, तो उससे तुम्हारी जो लाइकिंग रहती है बढ़ती जाती है। इसे हम कहते हैं मियर एक्सपोजर इफेक्ट। याद रहे, ये सिर्फ तभी काम करता है जब तुम सामने वाले से ऑलरेडी एक इमोशनल लेवल पे थोड़े क्लोज हो, मतलब तुम उसे ठीक ठाक जानते हो। आई एम नॉट सेइंग कि तुम्हें वो लड़का या वो लड़की पसंद है और तुम स्टार्टिंग से ही काफी ज्यादा चिपकू हो रहे हो, बड़े क्लोज हो रहे हो, नहीं, वो हरासमेंट होता है। ठीक है। चौथा है सिमिलैरिटी एंड शेयर्ड वैल्यू। हम सुनते हैं ना कि ऑपोजिट अट्रैक्ट्स ईच अदर। इंसान है भाई, चुंबक नहीं है जो ऑपोजिट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ज्यादातर केस में हम उन लोगों के प्रति अट्रैक्शन शो कर रहे होते हैं जो सिमिलर रहते हैं किसी चीज में, हमारे इंटरेस्ट में, एटीट्यूड में, किसी चीज को लेकर, बिलीफ्स में। तो उससे होता क्या, सोशल वैलिडेशन हो गया या फिर सोशल इंटरेक्शन बड़ी स्मूथ हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए मान लो एक लड़का लड़की बैठे हैं, लड़की सपोर्ट करती है बीजेपी को और लड़का सपोर्ट करता है कांग्रेस को। तुम देख सकते हो काफी कॉन्ट्रास्टिंग बिलीफ है। अगर बाउंड्री सेट नहीं है अच्छे से, तो फिर क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ना सोशल इंटरेक्शन अच्छे से होगी, ना सोशल वैलिडेशन अच्छे से होगी। आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ पॉलिटिक्स के कारण रिलेशनशिप स्टेबल नहीं चलेगा। आई एम सेइंग कि ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स किसी भी चीज को लेकर प्रॉब्लम लेकर आ सकते हैं। इसलिए अगर तुम काफी सारी चीजों में तुम्हारा इंटरेस्ट सेम है, तो तेरे हाई चांसेस की अट्रैक्शन बढ़ेगी। पहला है कि रेसिप्रोसिटी ऑफ लाइकिंग। तुम्हें पता चलता है कि तुम जितना उसे पसंद करते हो उतना ही वो इंसान तुम्हें पसंद करता है, तो तुम्हारी लाइकनेस, तुम्हारी अट्रैक्शन और ज्यादा बढ़ जाती है उस इंसान के प्रति। एक पॉजिटिव फीडबैक लूप चलने लग जाता है, तुम्हारा दिमाग खुशियों के झूलों पे झूलने लग जाता है कि यार मैं इस इंसान को पसंद करता हूँ, ये इंसान भी मुझे पसंद करता है, वाह। छठा होता है अराउजल एनहांस अट्रैक्शन। चाहे वो अराउजल इमोशनल हो या फिर साइकोलॉजिकल हो। साइकोलॉजिकल मतलब जैसे तुम्हें एक्साइटमेंट से फील होती है, उस इंसान को तुम देखते हो बड़े एक्साइटेड हो जाते हो, बॉडी में एक एड्रेनलिन रश आता है, वो जो पेट में बटरफ्लाई वाली फीलिंग आ रही है, थ्रिल सा महसूस हो रहा है, वो सब कुछ आ रहा होता है बिकॉज दिमाग तो खुशियों के झूलों पे है। जब झूलों पे झूलते हो ना, तो ये होता ही है। क्योंकि अब अट्रैक्शन थोड़ा सा और ज्यादा डीप होता जा रहा है, और डीप चल रहे हैं तो और ज्यादा डीप चलते हैं। साइकोएनालिटिकल व्यू के ऊपर बात करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। पहला है अनकॉन्शियस ड्राइव एंड डिजायर।
जो कि होता है इड। इड इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हमारे अंदर की वो प्राइमल भावना जो हमारी सबसे पहली भावना होती है किसी भी चीज को लेकर। एग्जाम्पल के लिए भूख प्यास वगैरह। भूख प्यास में हम सोचते हैं लेकिन हमें सबसे तगड़े लेवल पे वो महसूस होती है। भूख प्यास हो गया, ये सारी चीजें। जैसे सिगमंड फ्रॉइड थे, वो मानते थे कि अट्रैक्शन किसी भी इंसान को लेकर हमारे अनकॉन्शियस डिजायर या फिर इंस्टिंक्ट से लिंक्ड रहता है, चाहे वो सेक्सुअली हो या फिर हमारे लाइफ के लिए इन जनरल हो, दोस्तों के लिए हो या फिर किसी सेक्सुअल पार्टनर को लेकर हो। ज्यादातर केसेस में वो हमारे अनकॉन्शियस डिजायर से आ रहा होता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो इड है, जो हमारा एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट है, वो उसे चाहिए होती है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन किसी भी प्लेजरेबल एक्सपीरियंस से, वो प्यार में हो, सेक्सुअलिटी में हो, और इसलिए वो हमारे कॉन्शियस कंट्रोल से और ज्यादा आगे चला जाता है। वो हमारे दिमाग में, हमारे कंट्रोल में नहीं रहता। कुछ लोग होते हैं ना, बोलते हैं यार जब मेरे को लस्ट महसूस होता है तो मेरा दिमाग है ना पता नहीं कहाँ चला जाता, मेरा कंट्रोल नहीं होता। वो क्या है? वो जो कंट्रोल नहीं हो रहा है वो इड है। मैं इस चीज को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कि कोई इंसान अगर इड के प्रभाव में आके कुछ गलत करता है, किसी इंसान को हरास करता है, दैट इज जस्टिफाइबल। नो, इट इज नॉट। मैं बस तुम्हें एक चीज बता रहा हूँ जो सिगमंड फ्रॉइड ने कही थी, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। दूसरा है अर्ली चाइल्डहुड इन्फ्लुएंस एंड अटैचमेंट। हम सबने सुना होगा कि कहते हैं ना कि एक लड़की अपने पार्टनर में अपने पिता की परछाई ढूंढती है और एक लड़का अपने पार्टनर पे अपनी माँ की परछाई, है ना? आपने सुना होगा ऐसी चीजें। अब वो तो लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस चीज को कितना सच मानते हैं। मैं तो उस चीज को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन फ्रॉइड ने कहा था कि एक इंसान के अर्ली जो रिलेशनशिप रह चुके हैं, मतलब जो जब वो छोटा था अपने माँ बाप के साथ उसके कैसे रिलेशनशिप थे, वही उसके आने वाले फ्यूचर के रिलेशनशिप को बना सकते हैं। ज्यादातर लड़कियां या लड़कियां उसी प्रकार के पार्टनर को सर्च करती है जैसे उसके पेरेंट्स रह चुके हैं। आई एम नॉट सेइंग कि हर एक केस में ऐसा है कि नहीं। अगर मान लो किसी लड़की का बाप एब्यूजिव है, किसी लड़की की माँ काफी मैनिपुलेटिव है, तो इन दैट केस ऐसा नहीं कि वो लड़की या लड़का जाके वैसे ही लोगों को ढूंढेंगे, नहीं। बट ये एक बस थ्योरी है कि हम ज्यादातर केसेस में ऐसा ही करते हैं। और साथ ही साथ ऑडिपस और इलेक्ट्रल कॉम्प्लेक्स तो है ही, जो कि हमारे चाइल्डहुड जो फीलिंग वगैरह रहती है पेरेंट को लेकर, वो काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस कर देती है हमारे आने वाले एडल्ट लाइफ में जो हमारे लव को लेकर चॉइसेस होते हैं। अब ये ऑडिपस और इलेक्ट्रल कॉम्प्लेक्स क्या है, अब मैं इस वीडियो में तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता बिकॉज वो थोड़ा लंबा चौड़ा है, तुम गूगल कर सकते हो, बहुत ही आसान है। तीसरा है लव एज नार्सिसिस्टिक एक्सटेंशन। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा। देखो होता क्या है कि सिगमंड फ्रॉइड का ये कहना था, जब एक इंसान दूसरे इंसान से प्यार करता है तो पहले तो वो एक इंसान था, बट अब वो इंसान दो बन चुके हैं, दो जिस्म एक जान। मतलब इसका मतलब ये है कि पहले वो इंसान उस दूसरे इंसान को एक अलग इंसान मानता था, वो बोलता था ये तो टोटली डिफरेंट है। बट प्यार में पड़ने के बाद वो इंसान दूसरे इंसान को अपने अंदर का एक पार्ट मानता है। वो बोलता है मैं और वो बस शरीर से अलग है, आत्मा एक ही है। इसलिए काफी सारे लोगों के लिए रिलेशनशिप में आना उसके अंदर की लोनलीनेस को कम करता है और सेल्फ एस्टीम को बढ़ाता है। बिकॉज सेल्फ एस्टीम और लोनलीनेस में सबसे बड़ा इश्यू ये रहता है कि आपको अंदर से वैलिडेशन मिलनी बंद हो जाती है, और ये चीज वो उस चीज को प्रमोट करती है। तो कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप में आना काफी अच्छा माना जाता है अगर उनको लोनलीनेस या सेल्फ एस्टीम इशू होते हैं तो। क्योंकि जब तुम दूसरा इंसान को अपने अंदर का पार्ट मानने लग जाते हो तो तुम अपने अंदर का जो वो तुम्हारे डिजायर होते हैं या फिर जो तुम्हारे अंदर की जो कमियां रहती है, तुम उसके अंदर उसमें वो चीजें प्रोजेक्ट करने लग जाते हो, ढूंढने लग जाते हो। तुम बोलते हो यार तुम ऐसा नहीं करते, तुम वैसा नहीं करते। क्यों? क्योंकि तुम उसे अपना ही एक पार्ट मानते हो, तुम प्रोजेक्ट कर रहे हो। वो इंसान तुम्हें बताता है कि अच्छा मैं ऐसा नहीं करता हूँ, तुम ऐसा नहीं करते। ये खुद में काफी खूबसूरत चीज है कि कैसे तुम एक इंसान जब प्यार में पड़ता है तो दूसरे इंसान को अपना ही एक पार्ट मानता है। उसे पता नहीं होता बट वो मान रहा होता है। बट साथ ही साथ ये देखने में थोड़ी अजीब भी लगती है कि कैसे तुम अपने अंदर की खामियां, अपनी गलतियां सामने वाले पे प्रोजेक्ट कर रहे हो। तो क्यों? बिकॉज सामने वाले को तुम अपने आप का ही तो मानते हो। तुम अपने दिमाग में अपने आप को जितनी गाली बकते हो, अब तुम उसको भी उतनी गाली बकना शुरू कर चुके हो। क्यों? क्योंकि वो तुम है, तुम वो। बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि अट्रैक्शन अपने आप में एक मिक्स है, बायोलॉजी का, साइकोलॉजी का, सोशियोलॉजी का, हमारे अंदर की जो डीप अनकॉन्शियस डिजायर्स है, इन सब का एक मिलाप है। और तब भी इतना सिंपल नहीं है। मैंने तो बहुत ही कम चीजें बोली है, 1% भी बात नहीं करी होगी प्यार को लेकर। इसलिए तो प्यार इतना ज्यादा हमें थ्रिलिंग, मिस्टीरियस लगता है। आज तक कोई इस चीज को सॉल्व नहीं कर पाया। मैंने ट्राई करा आपको कुछ साइकोलॉजिकल और साइकोएनालिटिकल पर्सपेक्टिव देने का, ताकि थोड़ा और आसान हो आपको इस चीज को समझने का, और अच्छे से और थोड़े से व्यूज एक्स्ट्रा मिले आपको, है ना, और ज्यादा पर्सपेक्टिव्स मिले कि खुद में कितना इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। इतनी सारी चीजें इसके पीछे काम कर रही थी और ये ज्यादातर अनकॉन्शियसली काम कर रही थी, हमें पता भी नहीं होता। हम एक इंसान को उसके शक्ल और सूरत के बलबूते पे बस पसंद कर लेते हैं, बट प्यार हमें उस इंसान के अंदर जो इंसानियत है, उस इंसान के अंदर जो जीवनी है, जो जीव आत्मा है, उससे होता है। क्योंकि जैसे परिजात में कहा था कि एक इंसान का पहला तारुफ होता है उसकी शक्ल और सूरत, और एक इंसान का दूसरा और असल तारुफ होता है उसके अल्फाज। अल्फाज मतलब उसकी साइकोलॉजी, उसके वाइब कैसे मैच करती है, कि इंसान कैसा है इन जनरल। चाहे मान लो कोई एक इंसान है जो दिखने में बहुत खूबसूरत है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन अंदर से एक करप्टेड इंसान,
क्या तुम उसके पास भी भटकना महसूस करोगे? तुम तो उसे अपना दोस्त नहीं बनाओगे। प्यार की बात कहाँ तक आती है? यही कारण है। और इसी के साथ हमने इस वीडियो में काफी सारी चीजों के ऊपर बात कर ली और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना और कुछ सजेशन हो तो कमेंट में जरूर बताना, बिकॉज मेरे को तो वीडियो बहुत अच्छी लगी। टू बी ऑनेस्ट, मुझे वीडियो में काफी सारी चीजें आपको बताने का मौका मिला एंड क्योंकि ये सारी टॉपिक अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। मेरा तो इनफैक्ट मन करता है ये जो नार्सिसिस्टिक एक्सटेंशन था ना, इसके ऊपर एक अलग सी वीडियो बनाऊं, बिकॉज बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट अपने आप में। एंड जब तुम इसके साइकोएनालिटिकल व्यूज पढ़ते हो ना लव वगैरह को लेकर, तब तो और ज्यादा बढ़ता जाता है। कालियों को तो मैंने इंक्लूड तक नहीं किया। बहुत इंटरेस्टिंग है। तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखना।